अच्छा, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटा कंसिडरेशन, डेटा एंट्री किस तरह करनी है। कुछ बातों का ख्याल रखना है, अदरवाइज इंडिपेंडेंट टी टेस्ट पेयर टी टेस्ट करते हुए बहुत कंफ्यूजन होगी। ठीक है। हमें एक नॉर्मली रूल पढ़ाया जाता है, नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल। सारा भी रिपीट करें। नहीं नहीं, नंबर रूल बताते हैं, एग्जैक्ट नहीं रिपीट कर। नंबर ऑफ कॉलम, नहीं कॉलम नहीं ना, नंबर ऑफ कॉलम। हाँ, जितने कॉलम होंगे उतने वेरिएबल्स होंगे। नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स। क्लियर हो गया, जितने कॉलम होंगे उतने वेरिएबल्स होंगे। डन। अभी सामने देखिएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया एज, यहाँ पे लिख दिया नेम जी। कितने कॉलम है? अब एक स्टूडेंट क्लास के अंदर एंटर हुआ, उसने तो नहीं देखा, क्या वो देख के समझ जाएगा कि मेरी रिसर्च में कितने वेरिएबल्स हैं? जी बिनेश, कैसे समझेगा? कॉलम देख लेगा, वो कहेगा दो कॉलम है, इसका मतलब आपने दो सवाल पूछे होंगे। डन। इससे आपको ये लॉजिक समझ में आती है कि अगर आप इंटरनेट से कोई भी डेटा फाइल डाउनलोड करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसकी रिसर्च में वेरिएबल्स कितने थे। कैसे समझेंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स देख लेंगे। डन। एक और काम करते हैं, यहाँ पे एक और वेरिएबल दे देता हूँ, जेंडर, सीजीपीए, इनकम। ठीक है, सामने देखिएगा कितने कॉलम हो गए? 5। यहाँ तक क्लियर है? अब एक काम करते हैं कि एज है 21 और सीजी पे लिख दो 3.2। रूल नंबर 2 हमने ये पढ़ा था, नंबर ऑफ रॉस इक्वल टू नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स। नंबर ऑफ रॉस इक्वल टू, आसान जबान में बोले तो नंबर ऑफ रॉस इक्वल टू सैंपल साइज। एक ही बात हो गई ना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या सैंपल साइज। एज्यूम करें अभी अभी कोई क्लास में एंटर हुआ है, मैं उससे पूछूं बताओ मेरी रिसर्च का सैंपल साइज कितना है, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? 1। वजह बताएं। एक रॉ है। अब आपने सुना नकल के लिए अक्ल की जरूरत होती है। यूनिवर्सिटी का नाम बताए बिना आपको बताता हूँ कि एक यूनिवर्सिटी में जब मास्टर एमफिल कोई भी थीसिस होता है तो आपको डेटा फाइल सबमिट करनी पड़ती है। उनकी रिक्वायरमेंट है कि आप डेटा फाइल भी सबमिट करेंगे। अब मास्टर्स के बच्चे थोड़े मासूम होते हैं, वो करते हैं क्या, 40 क्वेश्चन फिल करवाए तो रॉस कितनी होंगी? थीसिस में झूठ लिख देते हैं हमने 384 से सैंपल कलेक्ट किया। अब मजे की बात यह है, अगर 384 का सैंपल साइज है तो रॉस कितनी होनी चाहिए? 384 ही होनी चाहिए। अब उन्हें इस मासूमों को इन बात का पता ही नहीं है कि नंबर ऑफ रॉज सैंपल साइज सेम होता है। अब जब वो डेटा फाइल सबमिट करते हैं तो वहाँ पे 40 रॉज होती है, और जब थीसिस लिखा होता है तो 384 लिखा होता है। आप 383 भी नहीं लिख सकते, ना 385 लिख सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो जितनी रॉज होंगी उतना सैंपल साइज होगा, उतने रिस्पोंडेंट होंगे। आपने एक बात नोट की, एक आदमी की इंफॉर्मेशन एक रॉ में है, इसका मतलब है पूरा क्वेश्चन एक रॉ में एंटर होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? एक डेटा फाइल ओपन करके देखते हैं, सामने देखिएगा एक डेटा फाइल है टेलको, ये देखें सामने देखें, मैंने एसपीएस से डेटा फाइल डाउनलोड किए हैं। कहाँ तक रॉज है? 1000 है। देखें यहाँ पे ब्लैंक आना शुरू हो गया है, तो कितना सैंपल साइज है? 1000 का। अब सवाल ये उठता है इसके पास वेरिएबल्स कितने हैं, तो यहाँ पे ना ऊपर देखें नंबर्स नहीं लिखे हुए, क्या 1 2 3 4 गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो राइट हैंड के टॉप पे लिखा होता है, क्या लिखा हुआ है? 42। तो यहाँ से आपको पता चल जाता है कि 42 वेरिएबल्स है, क्योंकि यहाँ पे नंबर्स तो दिए हुए नहीं है, काउंट कौन करेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन ये अभी हमने एसपीएस ओपन किया हुआ है, एक्सेल होता तो फिर क्या करते? हाँ। ए, लेकिन ए बी सी डी में आपको लगता है कि लोग ये पता था कि के पे कौन सा नंबर बन रहा है, जे पे कौन सा नंबर बन रहा है? इन शॉर्ट ये डायरेक्ट नहीं मालूम कर सकते, वो तो सब में कॉमन सेंस वन डायरेक्ट कर लेगा वो, डायरेक्ट मालूम नहीं कर सकते। ठीक है। यहाँ पे आप डायरेक्ट देख सकते हैं कितने वेरिएबल्स हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ये देखें, पहला जो शख्स है ये किस जोन में रहता है, इसका एक्सपीरियंस कितना है? 13। एज कितनी है? मैरिड 9, 64, एजुकेशन, एम्प्लॉय, सब हो गया। अगर 400 सवाल भी होते तो एक रॉ में होते, ये बात समझ में आती है? एक स्पॉन्डेंट एक रॉ में, ये याद रखिएगा। अभी कंफ्यूजन कहाँ पे पैदा होगी वो भी डिस्कस करते हैं हम।
एक वेरिएबल एक ही दफा एंटर होगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब क्या है, अगर मुझे मेल की एज मालूम करनी है, फीमेल की एज मालूम करनी है, तो ये नहीं होगा कि एक मेल एज का कॉलम बने, एक फीमेल एज का कॉलम बने, एज का कॉलम बनेगा। ये लॉजिक क्लियर हो गई? इसे एक्सेल पे समझते हैं। अच्छा, ये बात नहीं समझेंगे तो आगे बहुत कंफ्यूजन पैदा होगी, क्योंकि किताब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर देती है। किताब कहेगी एक क्वालिटेटिव होगा, एक क्वांटिटेटिव होगा और डाइकोटोमस होगा, जबकि आप डेटा फाइल में देखेंगे तो दोनों क्वांटिटेटिव होंगे। तो आपको समझ में नहीं आएगी बुक कुछ और कह रही है, रियल में क्यों कुछ हो रहा है, उसने डेटा डिफरेंट शेप से एंटर किया हुआ है। फिर से स्टार्ट करता हूँ। ये देखेंगे, ये मैंने लिख दिया एज, पहला कॉलम हो गया। 21, 25, 22, 24, 31, 35, 30। डन। कितने लोग हो गए? 7। यहाँ पे एक काम करता हूँ, सीरियल नंबर का भी बना देता हूँ, ताकि हमें -1 ना करना पड़े। ये बात समझ रहे हैं ना? अभी क्योंकि ये एसपीएस है ना, सॉरी ये एक्सेल है, तो यहाँ पे एक सीरियल नंबर कर देता हूँ। अभी तो ऑब्जर्वेशन 7 आई है। आपको पता है नॉर्मली में पहला जब मैं नाम दे दूंगा तो फिर मुझे -1 करना पड़ेगा। 8 कर लेते हैं, तो इनकी एज है 32। क्लास में टोटल 8 स्टूडेंट्स थे, 8 के 8 की मैंने एज लिख दी। एज एक कॉलम था, एक वेरिएबल था, राइट? अगला देखिएगा, सुनिएगा। जेंडर लिख दूं? ठीक है। ये मेल थे, मेल, 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 फीमेल, 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 फीमेल। क्या ये जरूरी है जितने मेल उतने फीमेल हो? लेकिन फिलहाल मैं इक्वल ले रहा हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग डेटा एंटर कैसे करेंगे देखिएगा। मेल एज, फीमेल एज, ये बात समझ रहे हैं? तो वो क्या कह रहे हैं, डेटा यहीं से डाल रहा हूँ, हाँ। अब देखें कंफ्यूजन कहाँ पे हो रही है। डेटा तो आ गया। अब मसला सुनिएगा, अब कंफ्यूजन कहाँ हो रही है। मैं जब एसपीएसएस पे जा रहा हूँ इंडिपेंडेंट टी टेस्ट करने, तो मैं कहूंगा दो वेरिएबल है, एक क्वांटिटेटिव है, एक क्वालिटेटिव है। और क्वालिटेटिव कौन सा है? डायकोटोमस। डन। ये बोलूंगा, सिंपल से क्या बोलूंगा? 8। अच्छा, हाँ अब मैं यू सारे सॉफ्टवेयर नहीं, इसका एसपीएस से ताल्लुक नहीं है। मैं वही चीज लेकर कहना चाह रहा हूँ। अब इशू ये, एक्सेल क्या करेगा, एक्सेल में डेटा इस शक्ल में है तब भी रन कर देगा, इस शक्ल में है तब भी रन कर देगा। पाइथन भी ये करता है, इस शक्ल में है तब भी रन करेगा, आर भी ये करता है, दोनों शक्ल में रन कर देता है। लेकिन नॉर्मली जब आप किसी यूट्यूब की वीडियो में जाएंगे, बुक में जाएंगे, तो वो इस शक्ल में से डाला होगा। तो लोग कंक्लूजन जानते क्या बनाते हैं, इंडिपेंडेंट टी टेस्ट रन करने के लिए दो क्वांटिटेटिव वेरिएबल चाहिए होंगे। टेक्निकली गलत तो नहीं कह रहे? कंफ्यूजन कहाँ पर है, समझ में आ रहा है? वो क्या कहते हैं, दो क्वांटिटेटिव चाहिए, क्योंकि उनको दो क्वांटिटेटिव दिख रहे हैं। तो उनसे कहा जाता है कि भाई आपने रूल वॉयलेट जानते क्या किया है, एक रॉ एक एक्सपोनेंट की होती है, यहाँ पे अलग एक्सपोनेंट आया हुआ है, यहाँ पे अलग एक्सपोनेंट आया हुआ है, ये कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, दूसरा मसला, अगर 6 मेल होते और 2 फीमेल होती, देखिएगा सामने, तो इस रॉ में 6 होता, इसमें 2 होता, तो दो मिसिंग वैल्यूज हो जाती, बल्कि 4 मिसिंग वैल्यूज हो जाती। तो जब आप डेटा एनालिसिस कर रहे होते तो कहते हैं फला वेरिएबल में 4 मिसिंग वैल्यूज है, और भी गड़बड़ शुरू हो जाती, क्योंकि हमने सब इक्वल चाहिए ना। इसको और मुश्किल करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन को 12 कर देता हूँ। 9, 10, 11, 12, ये देखिएगा। 25, 21, 20, 22। ठीक है, इससे भी मेल कर देता हूँ, मेल। और ये देखिए, फीमेल, 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 चेंज। अब जितना रूल हमने पढ़ा है, उसमें अब तक इसके अंदर कितनी ऑब्जर्वेशन है? 12। कितने मेल है? 6। और कितनी फीमेल है? 6। ठीक है। जो स्पॉनर नंबर 2 है वो मेल है फीमेल है? उसकी एज क्या है? टोटल वेरिएबल कितने? 2। अब एक काम और काम करते हैं, यहाँ पे ले आते हैं कास्ट। क्या ले आते हैं? पहला उर्दू स्पीकिंग है, उर्दू, 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 ये सही है? सही है। सिंधी, हिंदी, सिंधी, बलूच, बलूच, और फिर पंजाबी कर देते हैं। ठीक है। अब एक काम करिए, सिर्फ दो वेरिएबल देखें, एज और कास्ट। टोटल कितने वेरिएबल हैं? दो। एक क्वांटिटेटिव है,
एक क्वालिटेटिव है। क्वालिटेटिव कौन सा है? मल्टी कॉटमस कौन सा है? अच्छा, टोटल वेरिएबल कितने? दो है ना, तो बाई वेट फिट होगा। अब लोग यहाँ पे कंफ्यूज कहाँ हो जाते हैं, मल्टी वेरिएट को मल्टी कॉटमस से कंफ्यूज कर देते हैं। कास्ट एक वेरिएबल है जिसके अंदर मल्टीपल कैटेगरीज हैं। डन हो गया। अब कुछ लोग क्या ड्रामा करेंगे, उर्दू एज, उर्दू स्पीकिंग की एज, फिर सिंधी की एज, ये तो चार हो गए, ये तो मल्टीवेट पे कहानी चली गई। तो फिर लोग कंफ्यूज होते हैं, नोवा बाई वेट है मल्टी वेट है, क्योंकि जब वो यूट्यूब पे जाते हैं तो यूट्यूब पे तो चारों की अलग अलग एंट्री होती है। वो कहते हैं इसको रन करने के लिए चार वेरिएबल यूज हुए, हत्ता के यूज कितने हुए? दो यूज हुए। ये बात समझ में आ गई? तो डेटा को लोग इस तरह पे एंटर करते हैं। मैं लिख देता हूँ, सिंधी एज, क्लियर हो रहा है, बलोच एज और पंजाबी एज। यहाँ तक क्लियर होगी सारी बातें? बोले हैं? अब हमने रूल क्या डिस्कस किया था? एक रॉ में एक स्पॉन्डेंट आएगा। क्लियर है? हम ले ले ले। ठीक है, ठीक, क्वेश्चन। ये रूल समझ में आ गया? अब टेक्निकली मुझे वीडियो यहाँ पे पॉज कर देनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट बस यही समझा था कॉलम और रॉस का। लेकिन अगर आप कहें तो इसके अंदर इंडिपेंडेंट टीचर्स, पेड टीचर्स को कवर कर दूं या नेक्स्ट वीडियो में कवर करूं? वो तो पॉज करके बस न्यू रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये कॉलम रो वाला मसला क्लियर हो गया? आप इस तरह पे एंटर कर सकते हैं, दूसरे तरीके से एंटर कर सकते हैं। टाइम सीरीज पे आ जाओ, फाइनेंस वालों को ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा इसके अंदर। और एक टाइम सीरीज के एग्जांपल कर लेते हैं। अब ये देखिएगा, इन्फ्लेशन का वेरिएबल है, बोले? अब एक काम करते हैं, 2000 से लेके 2005 तक का ले लूं। अब ये देखिएगा, ये इन्फ्लेशन का डेटा मैंने डाल दिया। उसके बाद फिर इंडिया की इन्फ्लेशन, फिर श्रीलंका की इन्फ्लेशन, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे पाकिस्तान पाकिस्तान लिख दूंगा। इसके बाद क्या आएगा? इंडिया इंडिया। ये बात समझ रहे हैं? पैनल डेटा पे आ रहा हूँ। 5 दफा इंडिया आ गया, फिर श्रीलंका, 5 दफा ये आ जाएगा, फिर बांग्लादेश। अब कंफ्यूजन जानते कहाँ हो रही है? स्टूडेंट से पूछा जाता है कितने साल का डेटा लिया, कितने 5 साल का, ऑब्जर्वेशन कितनी, कितने 40। अब उसको समझ नहीं आ रहा होता कि जब 5 साल की इन्फ्लेशन लिया तो ऑब्जर्वेशन 40 कैसे हो गई है? 8 कंट्रीज के लिए है, एक कंट्री के डेटा के नीचे। हाँ, अब आप बताएं आपके रिसर्च में टोटल वेरिएबल्स कितने हैं? दो ही हैं, एक इन्फ्लेशन है, एक कंट्री है। खत्म। इन्फ्लेशन क्वांटिटेटिव है, कंट्री क्वालिटेटिव है, मल्टी कॉटमस है। हमारे यहाँ डेटा एंट्री ऐसे नहीं होती एक्सेल के ऊपर, वो पहले पाकिस्तान की इन्फ्लेशन होती है, दूसरा इंडिया होती है, फिर श्रीलंका होती है, फिर बांग्लादेश। इसी तरह जो ये बना हुआ है ना, नहीं नहीं पहले नहीं होता, जैसे ये एंटर हुआ है ना ऐसे ही एंटर होता है। लेकिन समझाने वाली बात ये है कि जब डेटा आप एक्सेल से इंपोर्ट करते हैं या गूगल, तो हो सकता है इस शक्ल में हो, तो हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है, ट्रांसपोज करना पड़ता है, उसकी शक्लें चेंज करनी पड़ती है। ये बात समझ में आ गई? अभी तो प्रोग्रामिंग बेस कर नहीं रहे, हम पाइथन पे जाएंगे, आर पे जाते तो उसमें पैरेलल में होता है। इस शेप, जिस शेप में आपको एसपीएस में डेटा मिल रहा है ना, इस शेप में डेटा नहीं मिल रहा होता, वो पैरेलल में मिल। मसला ये नहीं डेटा की शक्ल में, मसला कंसेप्ट खराब हो जाते हैं। जैसे कि अब माने इन्फ्लेशन 8 कंट्रीज के हो गया, तो वो कहता है मल्टीवेरिएट मॉडल है। कहते हैं रिपीटेड में जो मल्टीवेरिएट क्यों, 8 वेरिएबल्स है, कंपेयर हो रहा है। तो उसे समझाया, पता भाई दो वेरिएबल है, वन वे अनोवा है, दो वेरिएबल है, एक इन्फ्लेशन था, एक कंट्री था। ये लॉजिक समझ में आ गई? ये बार बार कॉपी कॉपी पेस्ट होंगे ना? हाँ कॉपी पेस्ट होंगे। ये देखें, ये मैंने कॉपी कर दिया, ये पेस्ट होते रहेंगे। क्लियर हो गया? ये पैनल डेटा सैंपल साइज की प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देते हैं ना इस तरीके से। ये बात पता है, ये भी क्लियर करूं? फाइनेंस की थोड़ी बहुत नॉलेज है? आप तो फाइनेंस मेजर है ना? अगर आपका सुपरवाइजर कहता है आप इन्फ्लेशन और जीडीपी में रिलेशनशिप देखें मिसाल के तौर पे, और आपसे कहता है भाई आपने पाकिस्तान में इन्फ्लेशन और जीडीपी का 30 साल का डेटा लिया है, वो कहता है भाई 150 साल का लेके आओ। आप कहते हैं भाई 150 साल तो पाकिस्तान को बने हुए नहीं हुए। बात समझ रहे हैं? फिर वो आपसे क्या, क्रॉस सेक्शनल डेटा ले आओ, एक एक साल पाकिस्तान की 2023 की इन्फ्लेशन जीडीपी ले आओ, इंडिया के ले आओ। आपने कहा 150 कंट्रीज में कहाँ से लाता फिरूंगा? उसने कहा 350 लेके आओ। आपने कहा 350 मुल्क नहीं है, 206 मुल्क। तो पैनल डेटा सारे मसले सॉल्व करेगा। जानते कैसे? आप कहेंगे 20 साल का मैं पाकिस्तान का ले आता हूँ, 20 साल का इंडिया का, तो आपके सैंपल साइज से सारे मसले सॉल्व किए उसने।
अब यही प्रॉब्लम हो जाती है, लोग मर्जर पे रिसर्च करते हैं कि मर्जर से पहले मर्जर के बाद का। तो जब एक ही कंपनी होगी तो 5-6 साल में कहानी एंड हो जाएगी। बात समझ रहे हैं? तो लोग क्या कहते हैं 10-15 कंपनी से ले आओ ना। ये बात समझ रहे हैं? हर कंपनी का 10-10 साल का डेटा होगा। जैसे ये लोग क्या करते हैं, रेशियोज को कंपेयर करते हैं, लेवरेज रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, एक रेशियो का इम्पैक्ट दूसरे रेशियो पे चेक कर रहे होते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, रेशियोज का इम्पैक्ट स्टॉक प्राइस पे मेजर कर रहे होते हैं। पता है आपको कि डिविडेंड यील्ड इतने परसेंटेज है, ईपीएस इतना है, तो स्टॉक प्राइस कितनी होती है। अब मैंने कहा मैदान बैंक का करो, तो उन्हें पिछले 15 साल का मैदान का डेटा ले आए, 15 ऑब्जर्वेशन पे क्या डेटा रन हो सकता है। तो मैं क्या कहूंगा, क्या कहूंगा? हाँ, इसमें बेसिक कंसेप्ट ये 15 मैदान बैंक, 15 यूबीएल, 15 एचबीएल, इन्होंने सेम रिसर्च बैंकिंग सेक्टर के लिए कर ली। इस बात समझिए। और इलियास साहब ने सेम रिसर्च टेक्नोलॉजी सेक्टर में कर ली। ये क्या करेंगे, डब्ल्यूटीआई का ले आएंगे, एवीएन का ले आएंगे, हैं, नेस्टॉल का ले आएंगे, सिस्टम का ले आएंगे। फाइनेंस में इसलिए भी थोड़ा आसान हो जाता है, सेम टॉपिक सेम वेरिएबल, बस सेक्टर चेंज कर करके ना इन्होंने कोई 14 आर्टिकल छाप देने हैं। पता है आपको ये ड्रामा किया जाता है? 14 से 15 आर्टिकल सेम चीज पे पब्लिश बनेंगे, सेम रेशियोज को उन्होंने डिफरेंट सेक्टर चेंज कर करके। और जब ये सारे 38 सेक्टर है स्टॉक मार्केट में, और जब ये सब खत्म हो जाएगा, फिर जानते क्या मजाक करेंगे? नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, कि पाकिस्तान में रिलेशनशिप क्या है, इंडिया में। अच्छा, अगला, फिर अगला लेवल जानते क्या है? कहेंगे एशियन कंट्री वर्सेस, हाँ, समझ रहे हैं?